सम्मानित देशवासियों, वंदनीय माताओं एवं बहनों, देश के भावी कर्णधार हमारे नवयुवकों, घर आंगन को संजोने वाली बेटियां एवं बहनों, हमारे इस कोरोना काल में भारत देश के सभी चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों, सफाई कर्मियों के साथ उन राजनयिकों को भी हम नमन करते हैं, भारत भारती नमन करती है, जिन्होंने इस कोरोना कोविड-19 के आपातकाल में अपनी व्यूहरचना से समाज के हर तबके को राजनीतिक स्तर पर सामग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने वालों को हम सादर नमन करते हैं। कल भारत भारती का 27वां वर्षगांठ अलंकरण था। आज 28वां अलंकरण को हम इस एपिसोड के द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं। इस एपिसोड की प्रस्तुति में हम आपको बताना चाहेंगे कि आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुल्तानपुर रत्न डॉक्टर व पूर्व विधायक जितेंद्र कुमार अग्रवाल जी मंच की शोभा बढ़ाएंगे। उसी शोभामान व्यक्तित्वों में स्थानीय KNI के प्राचार्य डॉक्टर गुणराज सिंह व जनपद के संत तुलसीदास महाविद्यालय कादीपुर के संस्कृत विभाग के प्रधान साहित्यकार शाहेंद्र के नाम से जाने जाने वाले श्री सुशील कुमार पांडे जी तथा संस्था के संरक्षक वरिष्ठ साहित्यकार राष्ट्रीय पत्रिका तेवर के संपादक, समाजसेवी, शुभचिंतक हमारे मंच की विभूतियां होंगी। आज के जो मुख्य हमारे बीच रत्न आए हैं, जिनको भारत भारती अपने इस 28वें अलंकरण समारोह में विभिन्न रत्नों से सम्मानित करेगी, उनका परिचय इस प्रकार है। जनपद सुल्तानपुर के
महान क्रांतिकारी शहीद लाल गुप्त व कल जैसा मैंने बताया था कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शायर मजरू सुल्तानपुरी को भारत भारती ने सुल्तानपुर रत्न से सम्मानित किया था। उसी श्रेणी के महान शायर श्री अजमल सुल्तानपुरी को आज भारत भारती पुनः सम्मानित सुल्तानपुर रत्न से सम्मानित करने जा रही है। उसी क्रम में संस्था भारत भारती विशिष्ट व्यक्तियों में श्री राजेश्वर सिंह, जो एक वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, वरिष्ठ साहित्यकार भी है, जनपद सुल्तानपुर का इतिहास सही तथ्यों के साथ लिखने वाले बाबू राजेश्वर सिंह जी को संस्था भारत भारती एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में लोक रत्न सम्मानित करेगी। उसी क्रम में हमारे जनपद की जनपद दीवानी न्यायालय के कार्यरत कर्मठ अपने कार्यकुशलता के प्रखर पर पहुंचने वाली जनमानस में चर्चित न्यायप्रिय सिविल जज कुमारी रीता गुप्ता जी को भी लोक रत्न से सम्मानित करने की घोषणा करती है। उसी क्रम में समाज सेवी राजनयिक चौखट पर पांव रखने वाले और उसके बाद राजनीति के कुटिल परिवेश में स्वयं को अक्षम मानने वाले व्यापारी श्री लहूरी सिंह जी को सम्मानित किया जाएगा। लावारिस लाशों के अंतिम संस्कार का दायित्व निर्वहन करने वाली स्वयंसेवी संस्था प्रताप सेवा समिति को भी लोक रत्न सम्मान दिया जाएगा। बार बार यह बताना अच्छा भी नहीं लगता, शोभा भी नहीं देती कि यह बताया जाए कि इन सम्मानित लोगों को सम्मान स्वरूप क्या क्या धनराशि दी जाती है। इसका विवरण संस्था ने वर्ष 1989 में
जब धन युक्त अलंकरण को शामिल किया तभी बता दिया था, लेकिन आज पुनः उसे इसलिए दोहरा रहा हूँ कि आप लोगों की स्मृति में रहे कि जीवित सुल्तानपुर रत्न की विभूतियों को संस्था 21,000 रुपये नगद का सम्मान देती है। उसी क्रम में आज अजमल सुल्तानपुरी जी को सुल्तानपुर रत्न के सम्मान में 21,000 रुपये नेताजी का प्रशस्ति पत्र, प्रमाण पत्र व अंग वस्त्र के साथ सम्मानित किया गया। लोक रत्न की सभी विभूतियों को 5-5 हजार रुपये प्रत्येक सदस्य को दिए जाने का प्राविधान है। इनमें वे व्यक्ति धनराज से मुक्त रखे जाते हैं जो या तो स्वयं में बहुत ही संपन्न और अस्थायी आय स्रोत के अंश होते हैं। उसी क्रम में लोक रत्न के सम्मान से विभूषित सिविल जज कुमारी रीता गुप्ता जी, जो हमारे आयोजन में उपस्थित नहीं थीं, उन्हें भी उनकी अनुपस्थिति में सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई और धनराज से उनको मुक्त रखा गया, क्योंकि शायद हमारे न्याय प्रणाली में धन से संबंधित पुरस्कार लेना बाधित है। इसलिए उन्हें यह सम्मान प्रशस्ति पत्र, प्रमाण पत्र अंग के साथ दिया गया, धनराशि जिसमें शामिल नहीं थी। शेष सभी लोगों को धनराशि के साथ सम्मानित किया गया। लोक भूषण, यह भारत भारती का रत्न जिसे लोक भूषण के नाम से जाना जाता है, यह सरकारी सेवा में लगे सभी प्रकार के सभी ओहदों के, चाहे वो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हों या राजपत्रित कर्मचारी हों, सभी को एक जैसा सम्मान 2500 रुपये की धनराशि के साथ समर्पित किया जाता है। इस आज के उस लोक भूषण सम्मान में वरिष्ठ IAS अधिकारी विजय शंकर पांडे को यह सम्मान देने की घोषणा की गई। यद्यपि वो लखनऊ में सचिव पद पर कार्यरत थे, लेकिन ईमानदारी के प्रतिमूर्ति संपूर्ण प्रदेश में IAS की श्रेणी में श्री विजय शंकर पांडे जी का नाम चर्चित था और वह सम्मान लेने वह नहीं आए, लेकिन वह सम्मान
सम्मान पहुंचा दिया गया। इस तरह से लोकभूषण, लोकरत्न, सुल्तानपुर रत्न और उसी क्रम में लोकदीप जैसा सम्मान जो नवयुवक और नवयुवतियों के लिए, मेधावी छात्रों के लिए, साहसी बालकों के लिए या उच्च श्रेणी के खिलाड़ियों के लिए निश्चित किया गया है, जिसमें 1,000 रुपये की नगद धनराशि व सभी प्रकार के अन्य प्रतीक जो अन्य रत्नों में दिए जाते हैं वो इन्हें भी दिया जाता है। इसी क्रम में कादीपुर क्षेत्र के धोपाप निवासी 11 वर्षीय खुशबू को चुना गया, जिसे 1,000 रुपये की धनराशि, सम्मान पत्र, प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया, जिसे इस छोटी सी उम्र में अच्छी धाविका होने के बाद भी गरीबी के कारण समुचित प्रोत्साहन नहीं मिल पा रहा। इन विभूतियों को सम्मानित करने में या इनका करने में भारत भारती को एक लंबे सूझबूझ के साथ गुप्त रूप से अन्वेषण करना पड़ता है, जांच करनी पड़ती है और उनके गुणों का मूल्यांकन करने पर ही यह धनराशि, यह सम्मान दिया जाता है। जिन भी विभूतियों का नाम मैंने अभी आपके सामने रखा, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो किसी पदलोलुपता, स्वप्रचार के लिए काम करता। सभी का काम करने वालों की श्रद्धा अपने आप में अनोखी है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को भारत भारती जब मंच पर सार्वजनिक करती है तो ये समाचार पत्रों के माध्यम से इसकी जानकारियां पूरे प्रदेश में जनमानस तक पहुंचती हैं और लोगों की सहानुभूति भी मिलती है और लोग उसके अनुकूल भी अपने को ढालना चाहते हैं। इसलिए अब हम आपको बाबू सुंदरलाल गुप्त, जो शहीद सुल्तानपुर के लिए, यदि मैं उन्हें भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसा व्यक्ति कहूँ तो अतिशयोक्ति न होगा, अभी उनकी जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी। और ऐसे कर्मठ स्वतंत्रता सेनानी ने भारत की सेवा के लिए अपना विवाह भी नहीं किया था। जनपद सुल्तानपुर के पलटन बाजार निवासी श्री सुंदरलाल गुप्त वर्ष 1928-29 के लगभग राजनीति में, समाज सेवा में, क्योंकि उस समय राजनीति एक चुनौती थी, क्योंकि अंग्रेजों के विरुद्ध काम करने का नाम ही उस समय राजनीति था।
यद्यपि इनका जन्म 13 मार्च 1906 को हुआ, लेकिन 1928-29 में संयोगवश ये अपनी माताजी जिनको महादेवी जिनका नाम था, लेकर इलाज के लिए मंसूरी गए हुए। मंसूरी में ही संयोगवश इनकी मुलाकात पंडित जवाहरलाल नेहरू, कमला नेहरू व महात्मा गांधी जैसी शख्सियत से हुई। इन लोगों से परिचय होने के बाद उन लोगों के संपर्क और संदेश के भावुक होकर, प्रेरित होकर सुंदरलाल जी ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इलाज के सिलसिले में इन्हें दिल्ली भी जाना पड़ा। उसी दौरान इनका संपर्क दिल्ली के अन्य कांग्रेसी राजनीतिकों से भी हुआ और उसके बाद जब ये दिल्ली से सुल्तानपुर वापस आए तो इन्होंने सुल्तानपुर नगर मंडल कांग्रेस कमेटी की स्थापना की। जिले के समस्त कांग्रेसी नेताओं से संपर्क किया, जिनमें बाबू गणपत सहाय, पंडित देवकली दीन, बाबा रामलाल, बाबू संगमलाल जैसी शख्सियतों के ये मुखिया बने और कांग्रेस के प्रति इतने समर्पित हो गए कि विदेशी वस्त्रों की होली जलाने, शराबबंदी करने जैसे आंदोलनों के ये मुखिया बने। सन 1913 से 1935 लगनबंदी आंदोलन के भी सिलसिले में इन्हें 2 बार जेल जाना पड़ा। इस तरह अपने जीवन काल में इन्हें 19 बार जेल जाना पड़ा। ये बताना इसलिए आवश्यक समझ रहा हूँ कि सुंदरलाल गुप्त जी की जो शख्सियत सुल्तानपुर की मातृभूमि पर हुई और उनकी त्याग और बलिदान का मूल्यांकन शायद जनपद वासियों ने सही रूप में नहीं किया। कल भी मैंने कहा था कि मजरू सुल्तानपुरी जैसी शख्सियत को घर का मुर्गी साग बराबर समझकर सुल्तानपुर वासियों ने एक हाशिए पर रखा, जबकि मजरू साहब अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त होने के बावजूद अपने नामकरण में सुल्तानपुर को प्रमुखता दी और सुल्तानपुरी नाम से अपने को परिचय किया। ठीक उसी तरह देश की आज़ादी में सुल्तानपुर के प्रतिनिधित्व करने वाले क्रांतिकारी श्री सुंदरलाल गुप्त जी का भी मूल्यांकन यहाँ के नगरवासियों या जिले वासियों ने उस रूप में नहीं किया जिस रूप में उनका मूल्यांकन किया जाना चाहिए था। देश सेवा में अविवाहित रहकर 19 बार जेल जाने का
त्याग करके जेल में उनके साथ एक ऐसा षड्यंत्र हुआ कि इनके विरोधियों ने और अंग्रेज सत्ता के जेल अधिकारियों ने मिलकर इनको विषैला इंजेक्शन लगाया, जिससे इनकी आँख की रोशनी जाती रही। इनके पैर में कुछ ऐसे दवाइयाँ लगा दी गईं जिससे इनका खड़ा होना बाधित हो गया। और एक बार ऐसा भी हुआ कि लगनबंदी आंदोलन के तहत इनको गिरफ्तार किया गया। इनके मकान में कुर्की भेजी गई। कुर्की में इनका सब सामान पुलिस वालों ने अपने कब्जे में ले लिया और सत्ता से यह संदेश आया इनके लिए कि यदि आप अपने मकान पर लगे हुए तिरंगे झंडे को उतार लें तो आपकी सज़ा भी माफ़ हो जाएगी और आपकी कुर्की किए हुए सब सामान भी वापस कर दिए जाएंगे। लेकिन ये सभी प्रस्ताव को उन्होंने अस्वीकार किया और तिरंगा झंडा अपने घर से नहीं उतारा। इस तरह की इनकी त्याग की कहानियाँ चलती रहीं। कांग्रेस के ये अनन्य सिपाही थे। इनके कार्यकाल में ही सुभाष चंद्र बोस जी का सुल्तानपुर जनपद में आगमन हुआ। यद्यपि सुभाष जी फॉरवर्ड ब्लॉक के माध्यम से अपनी राजनीतिक पार्टी के कार्य के लिए सुल्तानपुर आए थे और उस दिन गुप्त जी का कार्यकाल दोस्तपुर जैसे तहसील में लगा हुआ था और एक विरोधी की भूमिका निभाते हुए सुंदरलाल गुप्त जी ने सुभाष जी को तवज्जो नहीं दी। ये कर्मठता, संस्था के प्रति समर्पण ये दर्शाता है कि सुंदरलाल गुप्त जी की क्षमता क्या थी। सुंदरलाल गुप्त जी के विषय में कहा जाता है कि वह साइकिल से पूरे जिले का भ्रमण किया करते थे और दोस्तपुर से सुल्तानपुर आना और जाना साइकिल से अगर कोई कर्मठ व्यक्ति कर सकता था तो उसमें केवल सुंदरलाल गुप्त जी का ही की क्षमता थी। ऐसे महानुभाव सुंदरलाल गुप्त जी का जो स्थान जनपद सुल्तानपुर में होना चाहिए था वो नहीं हुआ। यद्यपि उनको एक बार कांग्रेस का टिकट भी मिला। इनके प्रतिद्वंदी हिंदू महासभा के श्री गणपत सहाय जी थे। दोनों में चुनाव के दौरान भयंकर प्रतिस्पर्धा हुई, संघर्ष हुआ, वोट पड़े और उसमें सुंदरलाल जी भारी बहुमत से विजयी हुए। उस समय के का एमएलए होना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन इन सब के बावजूद सुंदरलाल जी को का जब देहावसान हुआ 1943 में
10 दिसंबर 1943 में जब उनका देहावसान हुआ, तब तक उनको जनपद वासियों का प्यार नगण्य के बराबर था। एक स्थिति उनकी ऐसी भी थी कि जब उनको जेल में विषैले इंजेक्शन और अनुचित दवाइयाँ देकर अधिकारियों ने अकर्मण्य बना दिया, तो वो अपनी चारपाई पर घर में बैठे बैठे जनपद के कांग्रेस संगठन का कार्य यानी संचालन तब भी किया करते थे। उनके सामने सजा मिलने पर उनको 500 रुपये का जुर्माना भी हुआ। उस समय 500 रुपये का जुर्माना यानी आज के लगभग 5 लाख रुपए के बराबर माना जाता है। उस समय पैसों की उपलब्धि बड़ी ही संकीर्ण माध्यम से हुआ करती थी। 500 रुपये का सपना अमूमन आदमी देखा ही नहीं करता था। उस समय जब कोई संपन्न व्यक्ति का नौयुवक अपने घर से 100 रुपये का नोट लेकर घर से बाहर निकलता था, तो उसके अभिभावक उसको 20 बार ये सहेजते थे कि बेटा रुपया संभाल कर रखना, लौटते वक्त जल्दी अपने घर लौट आना, रात मत करना। यानी 100 रुपये की कीमत उस समय आज के लाखों रुपए के बराबर थी। 100 रुपये के नोट लोगों को देखने को नहीं मिलती थी। इतना अभाव था, इतना धनाभाव था और इतना मूल्यवान धन था। उस समय इनके ऊपर 500 रुपये का जुर्माना लगा, सजा भी हुई और उस जुर्माने में इनकी परिवार की आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई। इनके छोटे भाई बाबू फूलचंद जी इनके सबसे निकटतम और सबसे बड़े सहयोगी थे। वो इनको प्रोत्साहित करते थे, हर जगह इनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े होते थे। आज फूलचंद जी का परिवार में मौजूद है, लेकिन उनके परिवार को भी शायद हमारा जनपद नहीं पहचानता। ऐसे उपेक्षित व्यक्ति को भारत भारती ने अपने 28वें अंकुरण समारोह में मरणोपरांत सम्मान देने का जो साहस किया, उसकी सभी ने प्रशंसा की। प्रांगण में समाज सेवी में काम कर रहे श्री रामकिशोर त्रिपाठी जी ने अपने प्रयास से नगर पालिका प्रांगण में उनकी एक प्रतिमा लगवाई, जो आज भी मौजूद है। शायद एकमात्र निशानी बची है, यानी अगर वो प्रतिमा न होती तो शायद सुंदरलाल गुप्त जी का अवशेष भी न जाना जाता। उसी क्रिया में हमारे आज से पूर्व के नगर पालिका अध्यक्ष श्री प्रवीण अग्रवाल जी के कार्यकाल में जब वो नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए, तो उनके कार्यकाल में नगर पालिका प्रांगण के मुख्य द्वार पर सुंदरलाल गुप्त जी के नाम से एक द्वार, अस्थाई द्वार का निर्माण श्री प्रवीण कुमार अग्रवाल जी ने कराया, जिसके लिए वो बधाई के पात्र हैं।
राम किशोर त्रिपाठी जी भी बधाई के पात्र हैं और उन्होंने उस प्रांगण में शहीद सुंदरलाल गुप्त की प्रतिमा के साथ साथ संत तुलसीदास जी की प्रतिमा का भी स्थापना कराया और वो दोनों महान विभूतियां नगर पालिका की गौरवमयी पहचान हैं। हम इन दोनों व्यक्तियों को भारत भारती के तरफ से आभार प्रकट करते हैं। यद्यपि रामकिशोर त्रिपाठी जी आज जीवित नहीं हैं, लेकिन भारत भारती ने उन्हें भी पहले लोकरत्न यानी मदन मोहन मालवीय की पहचान मानते हुए उनको सर्वप्रथम लोकरत्न और उसके बाद फिर उनकी विस्तारवादी शिक्षा नीति का मूल्यांकन करते हुए सुल्तानपुर रत्न से विभूषित किया। इन्हीं कार्यक्रमों के समानांतर नगर पालिका के 2 बार अध्यक्ष रहे, 2 सत्र अध्यक्ष रहे प्रवीण कुमार अग्रवाल के कार्यशैली करते हुए भारत भारती ने उन्हें भी सुल्तानपुर रत्न से नवाजा और वह नवयुवक आज भी हमारे बीच हैं। प्रशासनिक व्यवस्था के तहत आज वो हमारे जिला नगर पालिकाध्यक्ष नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनके गुणगान करने वालों की कमी नहीं है। हमारी तरफ से उनको आशीर्वाद, दीर्घायु होने की कामना के साथ अब हम दूसरे सुल्तानपुर रत्न शायर अजमल सुल्तानपुरी जी के विषय में ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय देना उचित समझूंगा। कि वह बड़े ही व्यक्ति थे, महत्वाकांक्षा से बिल्कुल शून्य थे। उनके अपने नाम, गांव या स्थापना की तनिक भी चाह नहीं थी। यद्यपि उनकी शायरी किसी भी कीमत पर साधारण नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पर यदि समायोजित किया जाए तो उन विशिष्ट शायरों में एक स्थान रखते हैं। उन्हें भी लोगों ने सिनेमा जगत बॉम्बे में जाने की सलाह दी। उनको लोगों ने प्रोत्साहित किया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम जहाँ हैं यहीं ठीक है, हम अपने जनपद के ही निवासी रहेंगे। हमारी जो भी योग्यता है उसको लोगों तक मैं पहुँचाऊँगा। और उन्होंने कुछ ऐसी शायरी लिखी जिसका दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। उनका सबसे प्रसिद्ध रचना उनकी है सारा सारा हिंदुस्तान। जब वो मंच पर अपनी इस शायरी को प्रकट करते थे तो श्रोताओं के रोए खड़े हो जाते थे। देशभक्ति की वो लहर पैदा होती थी खून में कि खून उबाल लेता था। और किसी मुसलमान के द्वारा इतना बड़ा हिंदुस्तान का व्याख्यान एक प्रेरित घटना, प्रेरित शायरी थी। इसी तरह एक नई शायरी उन्होंने लिखी। उनका परिवार भी
शायरी के क्षेत्र में अग्रगणी है और उनके उस निर्मलता, उनकी उस योग्यता को मापते हुए संस्था भारत भारती ने उन्हें भी सुल्तानपुर रत्न से नवाजा और यह भारत भारती का सौभाग्य है, यह सुल्तानपुर जनपद का सौभाग्य है कि ऐसी ऐसी हस्तियां हमारे बीच, हमारी भूमि के शिरोमणि रहे। हमारे बीच अब अजमल साहब नहीं हैं, लेकिन जब मैंने सम्मान दिया तब वो हमारे बीच थे, जैसा कि आपने फोटो में देखा भी होगा। और मैं पुनः ये दिखाना चाहूँगा कि अजमल साहब को हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर जितेंद्र कुमार अग्रवाल जी सम्मानित कर रहे हैं। ऐसे साधारण व्यक्ति को जब सम्मान दिया जाता है तो ये लगता है कि हमने भारत भारती ने भले ही देर से लेकिन सही जगह पर सही व्यक्ति को सम्मान दिया। उसी क्रम में हमारी जनपद की संस्था प्रताप सेवा समिति, जिसने सर्वप्रथम यह कदम बढ़ाया कि उन लावारिस व्यक्तियों जिनका देहांत जिला अस्पताल में या जानकारी भर में कहीं हो जाता है, जिनका कोई वारिस का पता नहीं लगता, ऐसे व्यक्ति का प्रताप सेवा समिति दाह संस्कार उसके धर्म के अनुसार कराने में अग्रगणी हुई। सर्वप्रथम प्रताप सेवा समिति ने ही यह बीड़ा उठाया और बहुत वर्षों तक उन्होंने इस कार्य को निभाया। उसके बाद सुल्तानपुर जैसे जनपद, जिसका उदाहरण शायद अन्य जिलों में नहीं मिलेगा, कि यहाँ की समाज सेवी संस्थाएं में प्रतिद्वंदिता में कोई आगे और पीछे हटने बढ़ने की भावना नहीं रहती। आज हमारे जनपद में कम से कम हर क्षेत्र में सेवा कार्य करने वाली संस्थाएं निस्वार्थ भाव से काम करती हैं और सभी अन्य संस्थाएं उनके बहुमूल्य कार्यों के में अपना सहयोग देती हैं। ऐसा उदाहरण शायद अन्य किसी जिले में आपको नहीं मिलेगा। चाहे वो डॉक्टर सुधाकर सिंह जी द्वारा पर्यावरण के लिए अमूल्य कार्य करना हो, चाहे प्रसिद्ध समाज सेवी प्रदेश रत्न श्री करतार केशव द्वारा रक्तदान सेवा, गरीब अनाथ सेवा का कार्य संपन्न हो रहा हो, चाहे गोमती मित्र मंडल द्वारा नदियों की सफाई, गोमती नदी की सफाई या उसके रख रखाव के प्रति सप्ताह श्रमदान करके काम करने की बात हो, चाहे अंकुरण फाउंडेशन द्वारा बिछड़े हुए खोए हुए व्यक्तियों को उसके गंतव्य स्थान तक
पहुंचाने का काम हो। इस तरह की अनेक संस्थाएं हैं। कुछ संस्थाएं ऐसी भी हैं जो रोगियों के लिए एक बहुमूल्य वेंटिलेटर जैसी सामग्री समाज सेवा के दृष्टि से मुहैया कराती हैं। ऐसे समाज सेवी संस्थाओं का उदय मैं समझता हूँ कि जनपद के लिए बहुत गौरवमयी है। इसी क्रम में हमारी संस्था के सचिव श्री राजीव बनवाल जी ने सभा में संस्था के साल भर के कार्यों को प्रस्तुत किया। सुभाष जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए हमारे अतिथियों में KNI के प्राचार्य श्री गुणराज सिंह, डॉक्टर गुणराज सिंह आपके समक्ष फोटो में दर्शाए जा रहे हैं, जिन्होंने सुभाष जी के मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इसी तरह हमारी यह कार्यशैली आज अपने 28वें वर्ष पर समाप्त हो रही है। हम सभी से आशान्वित भी हैं, प्रार्थनीय भी हैं। इस समाज सेवा के कार्यशैली को सभी लोग कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ाते रहें और जनपद के ज़रूरतमंदों को अपनी योगदान से सींचते रहें। हमारे शहीद बाबू सुंदरलाल गुप्त जी की ये फ़ोटो जो थोड़ा सा धूमिल है, लेकिन आप देखें तो आपको लगेगा कि ये गहरा बदन का शरीर कितना शक्तिशाली और कितना त्यागी था। इन्हीं के साथ हम अजमल साहब की एक छोटी सी फ़ोटो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और आज के कार्यक्रम को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।